दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, क्यों और माध्यम क्या है? मेरा नाम प्रणव भारती है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और दूसरा इंटरव्यू है। अच्छा, तो दूसरा इंटरव्यू जी। मीडियम सर? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। ऑप्शनल? ऑप्शनल पहले अटेम्प्ट में पबैट था, देन आई स्विच टू सोशियोलॉजी। अच्छा, तो अभी 2 अटेम्प्ट से मेरा सोशियोलॉजी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? उज्जैन से। उज्जैन से जी। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू वाज वेरी गुड, क्योंकि उनके पास जो डाफ गया था, सो बेसिकली जो अधिकांश सवाल आए थे वो डाफ से ही थे। जी। करंट अफेयर्स पे उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी, जैसे रिसेंटली जो वक्फ बोर्ड में आया है, वक्फ बिल जो पास हुआ है उसको लेकर। फिर नॉर्थ ईस्टर्न को लेकर उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं। रिसेंटली जस्ट बिकॉज मैं एमपी से हूँ, तो एमपी में अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है ना, विक्रम उत्सव हुआ है, जिसका 3 दिन का फंक्शन अभी दिल्ली में भी चल रहा था, तो उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने मुझसे पूछा। जस्ट बिकॉज उज्जैन एक रिलीजियस सिटी है, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और व्हाट्स द थिंग मैटर फ्रॉम उज्जैन, ये चीज़ उन्होंने पूछी। और मेरी हॉबी से लेकर मुझसे क्वेश्चन। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर आपका? आई हैव परस्यूड बीए इन सोशियोलॉजी। जी। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को, जो प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज होती है, प्री को निकाल पाना बहुत चैलेंजिंग है सर, और बहुत सारे बच्चों के लिए दिक्कत होती है। देखिए, क्या रणनीति रही इसमें? वो दिक्कत होने वाला जो मेन रीज़न है वो ये है कि यू कांट प्रेडिक्ट द प्रीलिम्स। ओके, आप जैसे मेंस में एक चीज़ गेस कर सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टॉपिक से आ सकते हैं, करंट अफेयर से आ सकते हैं, बट यू कैन नेवर प्रेडिक्ट द प्रीलिम्स। सो द थिंग इज दैट द मेजर थिंग दैट यू शुड हैव योर कमांड ऑन द करंट अफेयर्स, बिकॉज दैट द मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच आस्क्ड फ्रॉम द यूपीएससी। ओके, because in future you will have to deal with the present or the past, that what happened in the past, what are the consequences in present, and how you will deal in future. अच्छा सर, PYQ की बात करें, कितने सालों के लिए प्री के लिए? सर जैसे अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर मैं बताऊँ, सो 1.5 year इज़ इनफ। 1 से 1.5 साल जो रहता है वो बहुत से बहुत रहता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, जो PYQ जो लगाए थे आपने, कितने सालों के लिए लगाए थे प्री के लिए? नहीं सर, आई हैव नॉट गॉट एनी PYQ। तो PYQ नहीं दिए आपने? अच्छा, इसके बाद मॉक टेस्ट दिए होंगे? सर मॉक टेस्ट तो नहीं दिए, क्योंकि मैं सेल्फ से प्रिपरेशन कर रहा था। 2018 में मैं दिल्ली आया था, तो जो था PYQ या फिर आप उसे एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग बोल सकते हैं। अच्छा। और उज्जैन से भी मेरी प्रिपरेशन चली रही थी। अच्छा, ये बताइए सर, एनालिसिस कैसे करते थे आप? जब भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, कुछ भी दिया होगा, पेपर दिए होंगे, सर बेसिकली यूपीएससी जो रहता है वो पॉलिटिकल, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ इन पर सबसे ज़्यादा बात करता है ना। तो जब आप प्रिपरेशन करते जाते हैं और हर ईयर का पेपर का एनालिसिस करते जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है दैट व्हाट यूपीएससी इज़ आस्किंग फॉर। यूपीएससी आपसे क्या चाह रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एंड द प्रॉपर गाइडलाइन फ्रॉम द मेंटर। दोस्तों, मैंने जब भी यूपीएससी टॉपर्स से बात की तो उन्होंने यही बताया कि तैयारी के दौरान बहुत सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं, जैसे न्यूज़पेपर का ढेर, एनसीईआरटी कब खत्म होगी, मॉक टेस्ट से भी डर लगना। तब यही समझ में आया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही रणनीति और सेल्फ इवैल्यूएशन से ही सफलता मिलती है। और इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पासलाइट रिकमेंड करता हूँ। आपकी यूपीएससी की तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में संघर्ष और गलतियों का सही रिसोर्स नहीं मिल पाना, इसके लिए अप्रोच ढूंढना पड़ती है, लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पासलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर एक स्टेप पे गाइड करेगा। पासलाइट यूपीएससी फीचर्स में 300 प्लस टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट के थ्रू प्रैक्टिस होगी। 170 प्लस PYQ 2011 से 2024 के असली सवाल जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। डेली करंट अफेयर्स होगा, और हमारा यदि कूपन कोड यूज करेंगे उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोल करें। और आप अपना पहला मॉक टेस्ट कब देने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या कहना चाहेंगे मेंस की आंसर राइटिंग के लिए? कब से स्टार्ट की थी आपने? मेंस की आंसर राइटिंग के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट यू शुड हैव कमांड ऑन योर राइटिंग स्किल्स, बिकॉज यूपीएससी जो है वो आपसे एक बल्क में मटेरियल नहीं चाह रहा है, वो आपसे रेलेवेंट मटेरियल चाह रहा है। और सबसे जो मेन चीज़ रहती है वो ये कि आप उसको जितना सिंपल रख सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कीप इट सिंपल, कीप इट रेलेवेंट। सो दैट्स द फंडामेंटल फॉर द यूपीएससी मेंस।
आंसर राइटिंग कब से की थी सर, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। प्री के साथ में की थी कि प्री के बाद में की थी? सर जस्ट बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2018, हाँ हाँ। सो अभी तक तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि 7-8 साल हो चुके हैं, तो इतना समय इनफ रहता है टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। अच्छा अच्छा जी। और क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए जो एनालिसिस मेंस के लिए करता है, नोट्स बनाता है, कैसे नोट्स बनाए थे उसके लिए, क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर बेसिकली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब आप यूपीएससी मेंस लिखते हैं तो आपके साथ में आपकी हार्ड कॉपी नहीं जाती है जी, है ना, दैट्स ऑब्वियस, इट्स योर ब्रेन। सो ट्राई टू गेट योर नोट्स, जैसे बोलते हैं नोट्स यहाँ बनाइए, पेपर पे नहीं। और यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आप एनालिसिस करते हैं उतना आप फीडअप करते हैं अपने ब्रेन को। अच्छा, ऑप्शनल आपने जो आपका क्या बताया, आपने ऑप्शनल क्या आपका? पहले अटेम्प्ट में पबैट था, हाँ, देन आई स्विच्ड टू सोशियोलॉजी। क्यों ऐसा किया? कोई सर बिकॉज कहना चाहेंगे इसके क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से है, सो दूसरा अटेम्प्ट में मुझे लगा दैट आई कैन गेट मोर इन सोशियोलॉजी। अच्छा, इंटरव्यू आपका दूसरा है? दूसरा इंटरव्यू। अच्छा, इसके लिए कैसे तैयारी की आपने, जो ऑप्शनल है आपका? सॉरी सर, ऑप्शनल के लिए आई हैव गॉट द लास्ट 15 to 20 years ऑफ द पेपर्स, और इसी के साथ साथ जो कुछ यूनिवर्सिटी के पेपर भी बहुत काम आते हैं, जैसे DU में जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ के पेपर्स जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और ऑप्शनल के लिए कोई कोचिंग ली थी कि खुद से ही कर रहे थे आप लोग? नहीं, ऑप्शनल मैंने प्रिपेयर किया वाजीराम रवि से। हाँ जी, और उसके बाद मेरी मेंटरशिप मैंने मेरे होम टाउन में ही ली थी, उज्जैन में। हाँ हाँ। मेरे सर हैं जोशी सर और चंद्रशेखर व्यास सर, उनकी मेंटरशिप में मैंने मेरा ऑप्शनल जो है उसको एनहेंस किया था। अच्छा, जो ऑप्शनल लेना चाहता है किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ऑप्शनल लेते समय? जैसे आपने सर जस्ट बिकॉज ऑप्शनल जो है वो आपके मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इट्स योर ऑप्शनल जो आपका कट ऑफ या फिर आपकी क्वालिफाइंग डिसाइड भी करता है, और आपकी पोस्ट भी मैटर करता है ना। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल डिसाइड करने से पहले यू विल एनालाइज द सिलेबस ऑफ एवरी ऑप्शनल सब्जेक्ट, ओके, फिल्टराइज द सब्जेक्ट, और जो भी सब्जेक्ट आप फिल्टर करके सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें जो उनका सिलेबस रहता है उसकी स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शनल पढ़ने से पहले उनका सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ सिर्फ ऑप्शनल के साथ नहीं है, ये पूरे यूपीएससी के साथ है। सिलेबस जैसे ये मैंने खुद के साथ किया था कि बुक्स याद होने से पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद होने से बेनिफिट ये रहता है कि मतलब पूरा सिलेबस को याद। एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिकली जब आप सिलेबस याद कर लेते हैं तो आपको वो आइडिया हो जाता है दैट आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या स्किप करना है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जब आपको सिलेबस याद रहेगा, सिलेबस अगर याद नहीं हो रहा है तो आप अपने सामने रख सकते हैं पढ़ते टाइम। जैसे उसमें क्या होता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस पे, वो आपके सामने रहता है, तो उसमें आपका टाइम भी बचता है। और अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए जो एनसीईआरटी के लिए बोलते हैं कि पढ़ें या छोड़ें? आपने पढ़ी थी या छोड़ी है, क्या नहीं सर, एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी प्रोवाइड यू द ऑथराइज्ड डाटा, है ना। सो एनसीईआरटी एट सम पॉइंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अच्छा, तो इसके लिए पढ़ा था केवल कि नोट्स भी बनाए थे आपने? सर एनसीईआरटी के नोट्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज उनमें एक माइनर सा डिफरेंस आता है। बट आप जैसे जैसे एनसीईआरटी ख़त्म करके बुक्स उठाते हैं किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, तो वो आपकी लैंग्वेज इनहेंस करता है। एनसीईआरटी आपका नॉलेज इनहेंस करता है, और जो आप एक किसी भी ऑथर की बुक उठाते हैं, राइटर की, तो वो आपकी लैंग्वेज इनहेंस करता है। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है और प्रेफरेंस बुक भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा ही कंपलसरी है? सर जैसे कि आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर पेपर्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हालांकि हम लोग 6th से पढ़ते भी आते हैं, हमें 6th से 8th तक 3 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। 9th क्लास में आके वो 3 से 5 हो जाता है, जिसमें डीएम और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऐड होता है, सिविक्स
बेस करके। तो एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट तो है। क्या अंतिम मैसेज देना चाहेंगे जो एग्ज़ाम आने वाला है प्री का, अभी मई में एग्ज़ाम है, अब क्या करना चाहिए? और पढ़ना तो चाहिए लेकिन क्या तरीका से? सबसे मेन चीज़ कि नया कुछ नहीं पढ़ना है जी। सॉरी, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ लिया है उस पर कमांड स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज गेटिंग द न्यू टॉपिक विल वेस्ट योर टाइम एंड रिवाइजिंग द प्रीवियस टॉपिक विल इनहेंस योर नॉलेज। थैंक यू ऑल ओके सर।